हेलो छात्रों, नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पे ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर। एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हमारे पास में दिया हुआ है संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता कितनी है? संधारित्र की धारिता जो है सी बराबर दी हुई है 60 माइक्रोफैरड। क्या दी हुई है? सी बराबर 60 माइक्रोफैरड। मतलब इसको थोड़ा सा हम सही करके लिखे तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 60, और माइक्रो का जो मान होता है वो होता है 10 की घात ऋण 6। कितना होता है? 10 की घात ऋण 6 फैरड। ठीक है, तो ये धारिता का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका विभव का आरएमएस मान भी दिया हुआ है। विभव का आरएमएस मान कितना है? ये दिया हुआ है 110 वोल्ट। ठीक है, इतना विभव अप्लाई किया जाता है। जो सामान्य विभव होता है प्रत्यावर्ती धारा में उसी को हम विभव का आरएमएस मान कहते हैं। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है एफ बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये इसकी आवृत्ति दी हुई। हमको क्या ज्ञात करना है? धारा का आई आर एम एस मान हमको ज्ञात करना है। धारा का आई आर एम एस मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो बस इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो फार्मूले होते हैं उनको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले तो हमने पढ़ा है। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है? विभव बटे धारा बराबर होता है प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? संधारित्र, और संधारित्र के सिरों पर जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं एक्सी, है ना, इसको प्रतिघात कहते हैं और इसको एक्सी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर एम एस, है ना, बटे आई आर एम एस, और दोनों का जो अनुपात है ये एक्सी के बराबर हो जाएगा। बस इसी फार्मूले में हमको मान रखना है और आगे हल करना है। तो यहाँ से आई आर एम एस क्या हो जाएगा? देखते हैं हम यहाँ पर आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस बराबर यहाँ से हो जाएगा, आई आर एम एस का मान निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस बटे एक्स सी। ठीक है, और एक्स सी बराबर क्या होता है? एक्स सी बराबर होता है, एक्स सी बराबर जो होता है ये होता है 1/ओमेगा सी। कितना होता है ये? 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हल करके ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? ये वी आर एम एस, ठीक है ना, और इंटू ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा बराबर कितना होता है? तो ओमेगा की जो वैल्यू है ये होती है 2πf, इसका मान भी रख देंगे हम। तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा वी आर एम एस इंटू 2πf/c। ठीक है, तो ये धारा का आई आर एम एस मान है। ठीक है, धारा का आर एम एस मान है। अब बस इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है और हल करना है। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करके हल कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा है। इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए आई तो याद करना हमको, तो आई जैसा का वैसा रहेगा ना। वी आर एम एस का मान दिया हुआ है 110, ये दिया है 110। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 है ना, 110 2 पाई का मान कितना होता है? 2 इंटू पाई का मान है 22/7 ना, 22/7 गुणा
एफ का मान कितना दिया है 60 और सी का मान कितना है 60 गुणा 10 की घात ऋण 6। ठीक है, ये सी का मान दिया हुआ है हमको प्रश्न में, ये 60 गुणा 10 की घात 6। तो इन सभी मान को हमने रख दिया है। अब बस इन सभी मान को हमें हल करना है। तो इनको हल करेंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा आप 110। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 60 का 60 से ना 2 का गुणा 22 होगा तो हो जाएगा 44/7 गुणा इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 ना, और ये जाएगा 10 की घात ऋण 6। और इसको आगे हल करते हैं हम। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 11 गुणा 4 में 44 में करते हैं। ठीक है, तो 11 चौके 44 बच गया 4। ठीक है, 11 चौके 44 और 4 48 हो जाएगा बटे 7। यहाँ का 1 0 और ये 2 0, इनको मिला के हम लिख देंगे 10 की घात ऋण 3। ठीक है, नहीं धन 3, और ये गुणे में रहेगा ये वाला 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 36। और इधर देखिए ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 6। इसको यदि हम और आगे हल करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका भाग देना पड़ेगा है ना। 7 6 42, 7 7 6 बार जा रहा है, बच जाएगा 6। 7 6 42 बच गया 6, 6 और 4 64 हो जाएगा। तो 7 9 63 बच जाएगा कितना 1, हो जाएगा 10, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 7 एकम 10, 7 एकम 7। ठीक है, लगभग इतना आएगा और ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात। अब देखो ये धन 3 है और ये ऋण 6 है, ये हो जाएगा ऋण 3। इसको और आगे हल करें हम। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हमको, इसको आगे हल करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो ये देखो ये 36 और इसका गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो आपको कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, वो हो जाएगी 249 0 0 गुणा 249.0 या 249 ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसको यहाँ से आप करके देख सकते हो। ठीक है, इनका गुणा करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनको गुणा करने पर इतनी राशि प्राप्त होगी और ये 10 की घात ऋण 3। अब इसमें देखिए यदि दशमलव अभी यहाँ पर है, दशमलव को पीछे लाएंगे हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 202.49 गुणा 10 की घात ना, या 1 मिनट, इसको ऐसा ना करते हैं अपन, दूसरे तरीके से करते हैं ना, आसान तरीके से करते हैं अपन इसको। अभी देखिए ये है 10 की घात ऋण 3 है, तो इसको हम सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए 10 की घात ऋण 3 को नीचे ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2490 बटे 10 की घात, इधर हो जाएगा धन का 3, मतलब ये हो जाएगा 2490 बटे कितना 1000 ना। अब इसमें यदि 1000 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 2.49। ठीक है, ये 2.49 और ये धारा है तो धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, इसका उत्तर जो है इतना आ जाएगा 2.49 एम्पियर। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो ये बोल रहा है कि वाहनों में पीछे की ओर है ना, वाहनों में पीछे की ओर दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। क्या है इसका सही आंसर,
उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। फिर ये कह रहा है क्यों किया जाता है। तो एक तो ये ज़्यादा एरिया कवर करता है ना, क्षेत्रफल जो है एरिया, बहुत पीछे तक का एरिया है ना, तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, पहला कारण। दूसरा चीज़ ये है कि ये बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा। ठीक है, तो छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसीलिए इसको है ना पीछे के दृश्य को देखने के लिए यूज़ किया जाता है वाहनों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है इसका। तो अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है, यदि अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाए। मान लीजिए ये दर्पण है ना, और इसका ये भाग को हमने कर दिया काला, तो यहाँ से परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यदि मान लो यहाँ वस्तु है तो यहाँ से तो परावर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से परावर्तन होगा, मतलब इधर प्रतिबिंब जैसा का वैसा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और कहना चाहिए वस्तु के सापेक्ष वास्तु भी बनेगा। ठीक है, उल्टा वास्तविक और बड़ा बनेगा, परंतु इधर वाले भाग से परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, इधर वाले भाग से प्रकाश नहीं आएगा, तो इसकी जो तीव्रता है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इसकी चमक जो है कैसी हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी। ठीक है, चमक जो है वो कम हो जाती है, बाकी प्रतिबिंब जैसा वस्तु है वैसा ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो वर्गमूल 2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको लिख लेंगे हम। हमको दिया हुआ है अपवर्तनांक n बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 2। कितना दिया है ये, वर्गमूल 2 दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण मतलब IC, ठीक है ना, IC बराबर हमको ज्ञात करना है। तब हम यहाँ पर देखिए जो इनमें संबंध वाला सूत्र होता है उसको लगा देंगे। तो इनमें संबंध का सूत्र क्या होता है, इनमें संबंध का सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर जो होता है 1/sin IC, है ना, sin IC। ठीक है, इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे। इन दोनों का पक्षांतर करो ना, अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin IC बराबर ये हो जाएगा 1/n, बस मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा sin IC बराबर n का मान कितना है, n का मान ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/√2। अब ये जो है 1/√2 किसका मान होता है, साइन के किस कोण का मान है। ठीक है, तो ये होता है, इसका मान होता है ये sin 45 का। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, sin IC बराबर ये हो जाएगा sin 45। ठीक है, क्योंकि sin 45 का मान है, तो ये हो जाएगा sin से sin तो कैंसिल, तो IC बराबर कितना हो जाएगा, IC बराबर हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है, इस पर भी थोड़ा हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। कितनी है आवर्धन क्षमता, 15 है, m बराबर 15। तो और ये बोल रहा है दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, मतलब नली की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई जो है वो कितनी है, 80 है। तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होता है, F0 धन FE, ये इसका फार्मूला है ना, F0 धन FE बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, ये देखिए सेंटीमीटर। बस इसको हल कर लेंगे। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है
ना, माइनस एफ ई खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है ये, माइनस F0 बटे एफ ई। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। किंतु यहाँ पर ये दिया है -15, ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसको भी ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मान रख देंगे हम, तो m का मान ये है, इसको रख दीजिए, ठीक है। m के मान को रख देंगे तो m का मान जो है -15 बराबर इधर ये है -FO बटे FE, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हम किसका मान निकालने, FO का मान निकालेंगे, ठीक है। तो FO बराबर कितना हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर दो इधर FE का, ये हो जाएगा 15 FE, ठीक है। इस मान को हम कहाँ रख दें, इस समीकरण में रख दें, इस समीकरण में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण में मान रखेंगे तो FO बराबर रखना है हमको 15 FE, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 FE धन ये 1 FE हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना 80 ना, बराबर 80। बस 15 और 1 16, FE बराबर हो गया 80। तो यहाँ से 16 एकम 16, 16 पंचे 80, ठीक है। तो FE बराबर कितना आ गया, FE बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। अब FE का मान यहाँ रख दीजिए ना, इसमें FE का मान रखेंगे हम तो FO बराबर कितना हो जाएगा, तो FO बराबर हो जाएगा 15 गुणा 5, 15 पंचे 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी आ गई, ठीक है, और ये है नेत्रिका की फोकस दूरी। पर इसको जो है ऋणात्मक आना चाहिए था, ये वाली जो फोकस दूरी है इसको ऋणात्मक आना था, पर ये धनात्मक ही आ रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, क्योंकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होना चाहिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर भी थोड़ा देखते हैं।